नमस्कार दोस्तों। ऐसे राइटिंग के एक शानदार लेसन में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो आंसर राइटिंग करते हैं ऐसे राइटिंग को लेकर। तो एक शानदार उन्हीं में से एक स्टूडेंट का ऐसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक बेस्ट ऐसे क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने 10 स्ट्रेटेजी के जो वीडियो बनाए थे, इसमें आपके लिए ये होता है कि अब नए वीडियो ऐसे बनाऊं ताकि आपको रियल में आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए वो आपको पता चले। ठीक है, तो इसमें यह है कि मैं बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे राइटिंग करना सिखाऊंगा कि कौन सा ऐसे बेस्ट होता है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं फिलोसफिकल ऐसे की, जो कि 2020 की मेंस के एग्जाम में आया है। ठीक है, तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि हिंदी माध्यम के लिए मैं अच्छी इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आप चैनल से ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबते हैं। जहाज कब डूबता है? जब पानी के अंदर समा जाता है, या पानी जहाज के अंदर समा जाता है। ठीक है, ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसे आए ना तो उसको घबराना मत देख के कभी भी, है ना। ऐसे को समझने की कोशिश करना कि ऐसी की डिमांड क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे को तोड़ने की कोशिश करना। तो इसको लगभग ये आइडिया लग रहा है कि यार, यदि हम हमारी बात करें, यदि हम मानव की बात करें, समाज की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो एक इंसान होता है, ठीक है, उस इंसान के जीवन में काफ़ी संकट आते हैं। बहुत सारी समस्या हो सकता है उसको घेर सकती है। ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके जीवन प्रभावित होता है। बहुत सारी समस्या संकट उनके जीवन को बर्बाद भी कर देते हैं। तो कहीं न कहीं एक चीज़ ये तो देख रहा है कि इसको हम किसी देश के साथ भी जोड़ सकते हैं कि एक देश है, जैसे इंडिया है। हमारे सामने बहुत सारे संकट और चुनौतियाँ होती हैं, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे संकट हो सकते हैं। वो हमें डुबा सकते हैं, हमारे डेवलपमेंट को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ेगा? तो सेम जहाज़ की तरह हम भी जहाज़ की तरह हैं, और हम कभी भी डूब नहीं सकते। हमें हमेशा तैरना होगा, हमें हमेशा आगे बढ़ना होगा। ये चीज़ सिखा रहा है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना होगा, हम डूब नहीं सकते। ठीक है, डुबाने वाली बहुत सारी चीज़ें, चुनौतियाँ होती हैं, आपकी सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं, आतंकवाद होता है, इंटरनल जो सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं, सामाजिक आर्थिक जो भूखमरी, गरीबी, सब ये चीज़ें हमारे लिए चुनौती है। एक जहाज़ को डुबाने के लिए एक चुनौती है। ठीक है, इसको ऐसे फेस करना है कि एज ए व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये समझ के आता है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ऐसे लिखो, कम से कम हमारे पास एक ऐसे को लिखने का 1.5 घंटे का टाइम होता है। यूपीएससी के रियल एग्जाम में एक ऐसे को 1.5 घंटे का लिखने का टाइम होता है। दो ऐसे होते हैं, 3 घंटे में दो ऐसे लिखने होते हैं। तो कम से कम आधे घंटे तक आप क्या करो, रफ कार्य तैयार करोगे। रफ कार्य में क्या करोगे? रफ कार्य में कम से कम जो आपके आइडियाज़ है ना वो जुटाओगे कि मुझे इस पर काम करना है, इस पर ऐसे लिखना है, तो आधे घंटे के अंदर मेरे पास क्या विचार होने चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें बताई है कि एक ऐसे सॉरी, एक बेस्ट ऐसे कि कौन सा अच्छा होगा। एक सबसे अच्छा ऐसे वो होगा जो लाइक स्टोरी होगा। ठीक है, उसमें एक कहानी की तरह एक प्रवाह होगा, फ्लो होगा, उसमें कनेक्टिविटी होगी, है ना। वो बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। मैंने पहले ये सब बातें कर चुका हूँ ऑलरेडी। आपने ये नहीं देखे मेरे लेसन तो कर लेना, क्योंकि 157 यानी 150 से प्लस लाना ही यहाँ पे चुनौती है। 150 क्या है, यहाँ से आप है ना यूपीसी के एग्जाम में 130 प्लस भी मार्क्स लाते हो ना, ऐसे के पेपर में बहुत अपॉर्चुनिटी है आपको आगे पहुँचने की। तो मेरा ये मानना है कि, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट इस पर काम ही नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं तो फिर सिलेक्शन नहीं होता या फिर इंटर कॉल ही नहीं होता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे के पेपर को बहुत लोग लाइटली लेते हैं। आप 1 महीने तक जीएस 1 को दे दोगे, 2 महीने 3 महीने दे दोगे जीएस 1 को, जो 250 मार्क्स का है। लेकिन ऐसे के लिए आपके पास 4 दिन नहीं होते हैं। तो यही गलती करता है एस्पिरेंट कि ऐसे तो मैं लिख लूंगा, ऐसे जाके लिख लूंगा। और फिर मार्क्स आते हैं 50, 60 या 70 मार्क्स आते हैं, तब पता चलता है कि यार हमने कम से कम 2-3 दिन भी दे दिए होते ना ऐसे को, तो ऐसे में नंबर आते हैं 160। जबकि जीएस में आप जितना टाइम लगा सकते हो ना, 2-3 महीने लगा दो, फिर भी 100 प्लस क्रॉस करना ही मुश्किल काम होता है। तो ये मेरा बताना चाहता हूँ कि ऐसे की कितना इंपॉर्टेंस है अपनी यूपीसी के एग्जाम में आपको आइस बनाने में। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी तो देखना, बड़ी बड़ी जो कोचिंग होती है उनका ऐसे का जो पेड कोर्स होता है 15 से 20 हज़ार रुपये का होता है, जिसमें आपको 4-5 ऐसे वो लिखना सिखाते हैं। यहाँ पे मैं 1,000 रुपये में वो सिखा रहा हूँ, वो बंदा सिखा रहा है जिसके खुद 157 ऐसे में मार्क्स हैं। 3 बार और मेरे मेंस में 130 प्लस, ये 131 है, 133, 132। मतलब एक तो सत्य है कि यदि आप मुझसे सीखते हो ना तो 130 प्लस मार्क्स तो आप भी ला सकते हो, क्योंकि मैं वही बताता हूँ जो मैं सीखता हूँ, जो करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे में क्या करते हैं? सबसे पहले ऐसे में मैंने बताया था पहले भी, भूमिका बांधते हैं। भूमिका में क्या करते हो, या तो आप भूमिका 2-3 तरीके से हो सकती है। या तो आप क्या करोगे, किसी अच्छी पोएम, कोटेशन या कहानी से शुरू कर सकते हो, जो आपकी मर्जी कर सकते हो। जिनके पास कहानी, पोएम, कोटेशन नहीं है, याद नहीं रख सकते, वो क्या कर सकते हो, सिंपल सा आप ये कर सकते हो, जो ऐसे में पूछा गया ना उसकी डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हो प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना क्या होगी, 1.5 पैराग्राफ में होगी, 1.5 पेज में होगी। मुख्य भाग है वो होगा लगभग 7-8 पेज में, काफ़ी 15-20 पैराग्राफ आएंगे उसमें। और लास्ट में निष्कर्ष होगा फिर से क्या होगा, 1.5 पैराग्राफ में, या मतलब कह सकते हो कि 1.5 पेज में होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। मतलब एक अच्छा, मतलब यहाँ पे फिलोसफिकल कोटेशन यहाँ पे दिया गया है। कबीर की ये बात सत्य, कबीर का एक कोटेशन है कि कबीर की बात सत्य है कि साबित होती है कि जिस व्यक्ति को किसी चीज़ की जरूरत नहीं, भला उससे सुखी आदमी कौन है। जो व्यक्ति भोगविलास में चला गया जाता है उसका साम्राज्य भी भोगविलास में बह जाता है। ऐसे साक्ष्य हमें इतिहास से भी प्राप्त होते
हैं। बौद्ध धर्म ने लोगों के मध्य करुणा, प्रेम, दया भाव, सत्य, उदारता का संदेश दिया है। देखो यहाँ पे जो अच्छी बातें लिखी गई ना, आप अच्छे कीवर्ड लिख रहे हो, इनको अंडरलाइन जरूर करना, क्योंकि एग्जामिनर अंडरलाइन वाले सब ज़्यादा पढ़ता है नहीं, अदरवाइज क्या होगा, आपकी जो अच्छी बातें हैं ना वो छुप जाएगी ना। तो कोशिश क्या करनी है आपकी, जब भी ऐसे लिखते हो तो महत्वपूर्ण जो बातें होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अंडरलाइन करो। ज़्यादा तो नहीं करना है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अच्छी चीज़ें लिखी है, इनको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। अदरवाइज एग्जामिनर इनको पहचान नहीं पाएगा कि आपने क्या अच्छा लिखा है। ठीक है, संदेश प्रदान किया था, मध्य मार्ग से दुख का निराकरण भी किया था। लेकिन जब इसी धर्म में भोग विलास, कर्मकांड, रूढ़िवादिता जैसे तत्व शामिल होते हैं, होने से 11वीं सदी के अंत तक पतन की अवस्था में पहुंच गया था। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जब अपने आसपास के विचारों को अपने विचारों में समावित करता है, तब सकारात्मक विचार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार व्यक्ति को डूबने के जहाज के समान पानी में समा देते हैं। सेम देखो कोटेशन क्या था कि मतलब जहाज पानी की वजह से नहीं डूबता है, पानी के अंदर समाने से या पानी जहाज के अंदर समाने से जहाज डूबता है। तो यही तो बात इस कोटेशन, इसके मतलब कोटेशन को एक्सप्लेन करने से यहाँ पे पता चला। इस एक हमने जैसे ही प्रस्तावना शुरू की, इसमें हमने अपनी थीम से इसको जोड़ दिया। कभी भी ऐसे की थीम से भटकना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में ये बात साफ लिखी गई है कि जो भी विषय पर आप निबंध लिख रहे हो ना, टू दी पॉइंट उसी पर लिखना है, सटीक लिखना है, तार्किक लिखना है, चाहे बड़ा नहीं हो, लेकिन आपको एकदम सटीक अभिव्यक्ति के साथ में तार्किक रूप से उसको लिखने का प्रयास करना है। आगे हम पढ़ते हैं। और आपको देखो ऐसी कॉपी में ही प्रैक्टिस करनी है, और याद रखना है जो लाइनें खिंची हुई है ना यहाँ पे, जो भी लाइनें खिंची हुई यहाँ पे है ना, इन लाइनों के बाहर कुछ भी मत लिखना। यहाँ पर कुछ लिख दिया तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। यूपीसी में ऐसा होता है कि यूपीसी की कॉपी में आपने यहाँ कुछ भी लिखने की कोशिश की, यूपीसी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि मेंस की जो कॉपी होती है उसमें आप ये जो आउटलाइन होती है उसे बाहर लिखने की कोशिश करोगे तो माइनस नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, आगे क्या है, समाज एक ऐसी, जैसे आगे हम बढ़ते हैं कि समाज एक ऐसी आधारशिला जहाँ मनुष्य सामाजिक जीवन व्यतीत करता है तथा समान समाज के माध्यम से ही मनुष्य पुरस्कार, दंड, सम्मान, आदर, नैतिक क्रम को प्राप्त करता है। ये समाज की देने के मनुष्य का विकास सदैव समाज का विकास माना जाता है, लेकिन वर्तमान आधारित समाज कटुता, असहिष्णुता, अनैतिक क्रम से परे नहीं है। देखो इसमें इंगेज किया गया है कि समाज में जो समस्या है ना, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हमारे समाज के डेवलपमेंट को या इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। ये एक तरह से जहाज की तरह ही है कि जहाज को डुबा सकती है, उसी तरह एक जीवन का जो विकास होता है उसको डुबा सकती है। तो ऐसे हमें इंगेज करना है इसको। ठीक है, फिर इसमें कहा गया, ये भी जा सकता है कि इतिहास में सभ्यताओं के निर्माण व पतन का परिणाम भी अचरित्र समाज का रहा है, जिससे युद्ध, अहिंसा, हत्या, लूटपाट, नरसंहार को बढ़ावा दिया जाता है, जिसका प्रभाव वर्तमान समाज में भी देखा जा सकता है। फिर हम बॉडी पार्ट में जैसे कुछ हम अलग अलग आयामों पर इसको लिखने की कोशिश करेंगे। जो भी ऐसे के टाइटल है उसको हर एक पैराग्राफ से इंगेज करेंगे ताकि हमारी कनेक्टिविटी नहीं टूटे। मैंने पहले ही कहा आपका ऐसे कैसे होना चाहिए, लाइक स्टोरी फ्लो होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसमें कहीं आपको कोई डायग्राम, कोई सब हेडिंग नहीं करना है, कोई कीवर्ड या बुलेट पॉइंट उसमें नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो परिवार समाज की इकाई जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आरंभिक स्तर पर योगदान देता है, था इसी परिवार के माध्यम से व्यक्ति में नेतृत्व का गुण विकसित होता है। इसी नेतृत्व के गुण से सामूहिक हितों की प्राप्ति होती है, परंतु वर्तमान परिवार में एकांतपन के भाव में व्यक्ति की समता को प्रभावित किया है, जिससे व्यक्ति में बाधित तत्वों का भाव सामाजिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे हमने सामाजिक आयाम को देखा, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यह राष्ट्र का भी दायित्व बनता है कि वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करे तथा संवेदनशील वर्ग, निर्धन वर्ग और सुभेद्य वर्ग की यानी वंचित वर्ग की आकांक्षा पूर्ण करें। दूसरी तरफ राष्ट्र नागरिकों के अधिकारों का निर्वहन, कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण इत्यादि कार्यों को सर्वोपरि रखे, तभी राष्ट्र का प्रगतिशील राष्ट्र से परिभाषित होगा। हाँ, ये बात भी सही है कि परंतु सिक्के के दूसरे पहलू यह है कि राष्ट्र जब अपने कर्तव्यों से दूर हो जाए तो नागरिकों के अधिकार की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वर्तमान में साम्यवादी राष्ट्रों ने इन तत्वों की उपेक्षा की और इसी पर आधारित व्यवस्था ने उपनिवेशवादी शासन की परिकल्पना को बढ़ाया। महात्मा गांधी के अनुसार आंख के बदले आंख विश्व को अंधा बना देती है। यहाँ पे देखो ऐसा करना चाहिए, आप ऐसी गलती मत करना, अंडरलाइन करना है। जो अच्छी चीज़ें आती है ना उनको अंडरलाइन करो। ठीक है, अच्छे से आप ब्लैक पेन से कर सकते हो, चाहो तो मतलब उसी पेन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उसी पेन से करता हूँ क्योंकि उतना वक्त वहाँ पे मिलता नहीं कि हम अलग अलग पेन यूज मिले। बाकी अलग अलग टॉपर अलग अलग स्ट्रेटेजी बताते हैं। और दोस्तों ऐसे राइटिंग में सबके अपने अपने विचार होंगे, कभी भी आप कॉपी करने की कोशिश मत करना कि मैं भी ऐसा ऐसे लिखूँ। विचार आपके अलग अलग होंगे, सभी के अलग अलग होंगे, बस थीम एक होगी कि हाँ स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना क्या होगी, कि मुख्य भाग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको विविधता लानी है, आपको भूमिका लिखनी है, निष्कर्ष आपको लिखना है। ठीक है, आगे की वर्तमान विश्व में विभिन्न समस्याएं विद्यमान जैसे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई, विकसित बनाम अल्प विकसित, निर्धनता, सांप्रदायिकता, संरक्षणवादी व्यवस्था, नस्लीय भेदभाव इत्यादि। यदि इन समस्याओं का निराकरण समय पूर्व नहीं हुआ तो ये विश्व भिन्न भिन्न त्रासदी के संगम पर होगा। देखो हर एक पैराग्राफ में ये हम दिखा रहे हैं कि हमारा जहाज डूब सकता है, लेकिन डूबने नहीं देना है, इसको उठाना है। ठीक है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस जहाज को डूबने नहीं देना है। ठीक है, जहाँ पर समस्या है हमारे सामने कि जैसे ऐसी बहुत सारी समस्या है जो हमारे जहाज को डुबा सकती है, जैसे जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण समस्या है तथा वर्तमान में इस समस्या के प्रति विभिन्न राष्ट्रों में विद्यमान वैचारिक मतभेद समाधान पर बल नहीं देते हैं। ये केवल बहस तक सीमित रह चुका है।
इससे प्रभावित नुकसान हर क्षेत्र में मौजूद है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन से सतह का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक है, जिसका भयावह रूप विश्व के सम्मुख उत्पन्न हो गया है। अतः इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हम डूबते जहाज के समान होंगे। देखो, हर एक लाइन में हम कोशिश करें कि इंगेज करें अपने से को, ना डाटा वगैरह हम साथ में दे रहे हैं। इस संदर्भ में हमें आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक का भी ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा ना कि आपकी मुख्य जो भाग है वो बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। नहीं आप लिखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक आदि जितने भी जो हमारे मूल चीज़ें हैं ना, उनसे ऐड करने की कोशिश करो इनको। आर्थिक और राजनीतिक कारक भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वर्तमान विश्व आर्थिक कारक पर अत्यधिक बल देता है, जिससे एक तरफ विकसित राष्ट्र वहीं दूसरी तरफ अल्पविकसित राष्ट्र की श्रेणी बन गई है। पृथ्वी पर संसाधन का वितरण सभी के लिए समान है, लेकिन वर्तमान में संरक्षणवादी व्यवस्था ने संसाधनों के वितरण को प्रभावित किया तथा आय असमानता, निरंतरता, भूखमरी जैसी समस्या देखी जा रही है। इसमें रिपोर्ट ऐड कर दो, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हाल ही में जो असमानता की रिपोर्ट आई, एग्जाम्पल के लिए ऐड कर दो। रिपोर्ट, इंडेक्स, न्यूज़पेपर से जो चीज़ें होती है ना, इनको आप कोट करा करो, ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स आएंगे, पक्की बात है, क्योंकि एग्जामिनर इन चीज़ों को लाइक करता है कि आप जो न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ते हो डे टू लाइफ में, उसको क्या करते हो, इनको साथ आप मतलब ऐड करते हो अपने आंसर में, वो उसका फायदा मिलता है। फिर राजनीतिक कारक के रूप में हम देखेंगे, ठीक है, निर्णय निर्माण शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की मांगों का संवेदनशील होते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था निरंकुशता को बढ़ावा देती है, जिसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये राजनीतिक आयाम से हमने जोड़ने की चीज़। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि व्यक्ति अपने अंदर नकारात्मक विचारों के कारण भी डूबते जहाज के समान पानी में समा जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक विचारों को अपना लेता है तो निश्चित ही वह इस समस्या से विजयी होगा। ऐसे में हमें ये जानना आवश्यक है कि किस तरह डूबते जहाज को बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ हमें पॉजिटिव, अभी तक जो बातें की है हमने, चुनौतियाँ, संघर्ष, उनकी बातें की कि जो हमें डुबा सकते हैं, लेकिन याद रखना पॉजिटिव लिखना है। अब हम समाधान पाएंगे कि हमारे दर्शन की व्यक्तित्व की पाठशालाएं, दर्शन व्यक्ति के निर्माण तथा हर समस्या के निराकरण का मार्ग प्रदान करते हैं। ऐसे में दर्शन पर आधारित शिक्षा व्यक्ति राष्ट्र के विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को सकारात्मक दर्शन का मार्ग सार्वजनिक हिताय की भावनाओं को प्रेरित करेंगे, जिससे सार्वजनिक सुखाय की प्राप्ति होगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने मानव को क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से, झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ज्ञान की प्राप्ति की शिक्षा दी। वहीं दुख का कारण बताकर महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का दुख का निराकरण भी किया है। अतः हमारे दर्शन सभी क्षेत्रों में सत्य के मार्ग की परिकल्पना करते हैं, जिससे हर प्राणी समस्या के से मुक्त हो सके। महात्मा गांधी द्वारा मनुष्य के जीवन में 7 घोर पाप, जो 7 सिंस हम इथिक्स में पढ़ते हैं, वहाँ यहाँ बच्चे ने अप्लाई किया है कि बहुत अच्छे से, मतलब जो भी एस्पिरेंट, जिस एस्पिरेंट ने ऐसे लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने जो विचार हैं, जो भी उनके माइंड में जो विचार हैं, उनको एक फ्लो के अंदर यहाँ पे मेंटेन किया है। बहुत अच्छी बात है ये कि महात्मा गांधी का द्वारा मनुष्य के जीवन में 7 घोर पाप की विवेचना की गई। जैसे आप जानते हो कि काम, बिन धन, इस जितने भी विचार हैं, इथिक्स में ऑलरेडी 2016 में ऐसा कुछ आ चुका है। ठीक है, उपरोक्त 7 पाप केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये पाप राष्ट्र, संसार, संस्थान व वन्य जीवों की प्रॉपर्टी को शामिल करते हैं। अतः गांधी जी के अनुसार इन घोर पाप को दूर करने के लिए मनुष्यों का अभ्यास करना चाहिए। इनमें सब कुछ आ गया, इनमें 7 विचारों में सब कुछ एक तरह से हम इन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, परिवार मनुष्य की आरंभिक पाठशाला, अर्थात मनुष्य जो देखता है वही सीखता है, तथा ये गुण ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पर बल देते हैं, प्रदान करते हैं। परिवार एक इकाई के रूप में, वही समाज विस्तृत रूप में, इसलिए परिवार व समाज के निर्माण में मानव सेवा, करुणा, दया भाव, अहिंसा इत्यादि का योगदान होना चाहिए। जैसे सही कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, परिवार के तत्पश्चात शिक्षा। यहाँ पे ये हो रहा है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डूबते जहाज को बचा सकती है, तो यहाँ पे परिवार की भूमिका बनती है, शैक्षणिक जो संस्थान है उनकी भूमिका बनती है। शिक्षा भी व्यक्ति के जीवन का आरंभिक बिंदु है, इसलिए शिक्षित का बोध केवल ज्ञान तक सीमित न रहते हैं, वे अन्वेषण और अनुभव पर भी आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षित व्यक्ति का यह भी दायित्व है कि उसे समाज में व्याप्त बुराइयों, कर्मकांडों, कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। इसी तरह राष्ट्र का दायित्व है कि संतुलित व समावेशी विकास को बढ़ावा दे, साथ ही शांति, अहिंसा, लोक कल्याण जैसे मूल्य सर्वोपरि हो। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस देश की अपनी भाषा और गौरव व साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वो उन्नत नहीं हो सकता। अंडरलाइन करना इसको, अच्छे विचारों को अंडरलाइन हमेशा करते रहो। ठीक है, आगे बढ़ना। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति चेतन अचेतन के भेद, विवेकशीलता का प्रयोग, उपयोगितावाद की अवधारणा, गीता के निष्काम कर्म की संकल्पना, विचारों के सकारात्मक विचारों का प्रतिपादन तथा प्राप्तमूलक सुख इत्यादि को प्राप्त करता है, तो अवश्य ही व्यक्ति जहाज के समान गुणों का निर्माण करेगा। लास्ट में मतलब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं कि अतः कवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति क्या है, मतलब नीति शतकम में भी इसी तरह की विवेचना की गई है। ये एक संस्कृत का श्लोक यहाँ पे इन्होंने देने की कोशिश की है। ठीक है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का ही प्रयोग है, देवनागरी का ही प्रयोग है, क्योंकि हिंदी का निबंध लिख रहे हैं ना। चलो संस्कृत का चल सकता है, लेकिन भूल के भी इंग्लिश लैंग्वेज का मेरे हिसाब से मत करना। जो मेरा अनुभव है कि मैं नहीं करता हूँ, तो नंबर ठीक ठाक ही रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं, तो ऐसा मेरे हिसाब से हो सकता है। बाकी आपकी ओपिनियन है, आप जो जानो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात एक मूर्ख व्यक्ति को समझाना आसान है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन एक अधूरे ज्ञान से भरे व्यक्ति को भगवान ब्रह्म भी नहीं समझा सकते, क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य को घमंडी व तर्क के प्रति अंधा बना देता है। तो
ऐसा मतलब एक फिलोसफिकल ऐसे था, सबके अलग-अलग आयाम होंगे। मैंने पहले ही कहा कि अलग-अलग आयाम होंगे, अलग-अलग विचार होंगे, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा लिखता है, ठीक है? तो लेकिन एक ज्वान स्वर की संरचना होती है ना निबंध लिखने की, वो कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए कि आप पहले से अपनी मतलब रफ़ कार्य तैयार करो, फिर आप ये सोचो कि प्रस्तावना में आपको कहानी से लिखना है, कोटेशन से लिखना है, फिर बॉडी पार्ट पर आपको किन-किन आयामों पर लिखना है और लास्ट में एक अच्छा-सा सुंदर-सा सकारात्मक आपको निष्कर्ष लिखना है। और ऐसे में अच्छी हैंडराइटिंग का लाभ मिलता है दोस्तों, तो आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत मतलब पढ़ने योग्य होनी चाहिए, बाकी आप जिसकी गंदी राइटिंग है थोड़ा सा सुधार कर लें। तो ऐसे ही मैं प्रयास लगातार करता रहूँगा। आप इन लेसन को लाइक और शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।